नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित कुमार, वोकेशनल टीचर रिटेल। आज हम 12th क्लास का टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका जॉब रोल सेल्स एसोसिएट है। इसकी हम पहली यूनिट एडवांस इन रिटेलिंग का सेशन 3 रिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। इस सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन, रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज, रिटेल मार्केटिंग मिक्स, developing the retail strategy, segmenting market, target market selection, and summary. Introduction. रिटेल स्ट्रेटेजी क्या होती है? मार्केटिंग प्लान होता है जो कोई भी व्यवसाय अपने वस्तुओं और सेवाओं को ग्राहकों को बेचने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए अपनाता है। प्रत्येक रिटेलर चाहता है कि उसकी जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँचे। इसके लिए वो अलग अलग नीतियों का निर्धारण करते हैं, उनको अपनाते हैं, उनको लागू करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपने साथ जोड़ सकें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बेच सकें। दूसरा जो हमारा पॉइंट था, रिटेलिंग स्ट्रैटेजी। किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि एक खुदरा विक्रेता की जो रणनीति है वो दूसरे खुदरा विक्रेता से अलग हो। अगर आपको व्यवसाय में सफल होना है तो आपकी जो रिटेल स्ट्रैटेजीज़ हैं वो दूसरे की रिटेल स्ट्रैटेजी से अलग होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की ज़रूरतों को प्रभावित कर सकें। जो भी रिटेल स्ट्रेटजी निर्धारित की जाती है वो विशेष प्रकार के ग्राहकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है रिटेल मार्केटिंग मिक्स। रिटेल मार्केटिंग मिक्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम निम्नलिखित चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम किस प्रकार का वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, किस स्थान पर हम उनको बेचने जा रहे हैं, क्या हम उन वस्तु को समय पर उपलब्ध करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे ग्राहकों को। तो इसमें रिटेल मार्केटिंग के मिक्स में कुछ पॉइंट हैं जो हम एक एक करके जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है द प्रोडक्ट यानी उत्पाद। प्रत्येक रिटेलर जो उत्पाद बनाता है वो ग्राहकों को ध्यान में रखकर ही बनाता है कि वह किस ग्राहकों को ध्यान में रख के अपना उत्पाद बना रहा है और वो उनको भावनात्मक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे प्रभावित कर रहा है। आप समझ गए होंगे। जैसे कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो स्टेटस से जुड़े होते हैं यानी प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति महंगी ब्रांडेड चश्मे पहन रहा है, जैसे कोई व्यक्ति महंगे ब्रांडेड चश्मे पहन रहा है और साथ में एक महंगी घड़ी भी तैयारी करता है जो उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो उत्पाद होता है वो प्रतिष्ठा से भी जुड़ा होता है। दूसरा आपका है पॉइंट है क्वांटिटी यानी मात्रा। आपने देखा होगा जो थोक विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं बेचते हैं ग्राहकों को, डजन्स में, जो एक सिंपल परिवार या फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता इतना ले पाना। इसलिए वो क्या करते हैं, रिटेलर्स के पास जाते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। तो ये उनके लिए आसान और सुलभ भी रहता है। हम एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। जैसे कोई निर्माता या थोक विक्रेता एक रिटेलर को जीन्स के जो बंडल होते हैं वो दर्जन्स में प्रोवाइड करता है, यानी जीन्स की जो मात्रा होती है वो कई दर्जन में उनको देता है, बल्क में ऑर्डर देने के ऊपर एक रिटेलर को प्रोवाइड करता है। और रिटेलर क्या करता है, ग्राहक को एक या दो क्वांटिटी जितनी भी उसको ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको उपलब्ध करवाता है। तीसरा पॉइंट हमारा लोकेशन यानी स्थान। आपका जो रिटेल स्टोर है
ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर ग्राहक आसानी से आ जा सके। प्रत्येक रिटेलर चाहता है कि जो उसका स्टोर है ऐसे स्थान पर हो जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर सके, बाज़ार के मध्य में हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँच बना सके। तो इसलिए रिटेल स्टोर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर वो ग्राहकों तक आसानी से पहुँच सके। चौथा जो पॉइंट है टाइमिंग यानी समय। प्रत्येक उत्पाद ऐसे समय पर उपलब्ध करवाना चाहिए जब ग्राहक उसको खरीदने के इच्छुक हो, यानी आपको समय पर ग्राहक को वस्तु उपलब्ध करवानी चाहिए। प्राइसिंग कीमत अगला पॉइंट हमारा। प्रत्येक जो रिटेलर है वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अपनाता है। कुछ डिस्काउंट्स देते हैं, कुछ उनको फ्री ऑफर देते हैं, कुछ कूपन्स देते हैं। तो अलग अलग कीमतें वे निर्धारित करते हैं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है अपील। हम ग्राहकों को अलग अलग माध्यमों से सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं वस्तुओं के बारे में, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका टेलीविज़न हो, जो भी विज्ञापन के माध्यम हैं हम उनका उपयोग करते हैं ग्राहकों तक सूचना पहुंचाने के लिए। इसके बाद डेवलपिंग द रिटेल स्ट्रेटेजी जो हमारा अगला टॉपिक है कि हम नीतियां कैसे निर्धारित कर सकते, कैसे उनको बना सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम नीति निर्धारित करते हैं कि सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, उसका मिशन क्या है, आपको पता होना चाहिए। जब भी हम नीति निर्धारित करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है वो क्या चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या अचीव करना चाहती है। फिर दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन कौन से इशू उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कठिनाइयाँ आ सकती हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने में। तीसरा कि हमारे पास कौन कौन से वैकल्पिक नीतियाँ उपलब्ध हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैकल्पिक नीतियाँ उपलब्ध हैं ये भी हमारे पास पता होना चाहिए कि एक रिटेलर के पास कौन कौन सी अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, कौन कौन से कारक ज़रूरी हैं जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कौन कौन से कारक हैं जो मार्केट को, बाज़ार को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा इससे अगला जो पॉइंट है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी को प्रभावित करते हैं, यानी आप ग्राहक के माइंड में पोजीशन बनाने के लिए उत्पाद की जो नीतियां निर्धारित करते हैं तो कौन कौन से वो तत्व हैं उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको नीतियां लागू करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सबसे लास्ट में जो है हमें क्या करना चाहिए, हमने नीतियाँ लागू कर दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनका विश्लेषण करना पड़ेगा और उनको नियंत्रण करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, यानी उन नीतियों को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा सेगमेंटिंग मार्केट। सबसे पहले हम सिंपल में पढ़ेंगे सेगमेंट होता क्या है। सेगमेंट होता है बाजार को विभिन्न भागों में डिवाइड करना अलग अलग कारकों के माध्यम से, जैसे डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, कल्चरल, सोशल। ये वो कारक हैं जिनके आधार पर हम बाज़ार को अलग अलग भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। जब भी हम मार्केट सेगमेंटिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या जो हम मार्केट सेगमेंट कर रहे हैं क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या वो हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो उन चीज़ों का भी पता होना
चाहिए। मार्केट को डिवाइड करते समय हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मेजरेबल, जो हम मार्केट डिवाइड कर रहे हैं क्या वो मेजरेबल है, क्या वो मापने लायक है, यानी जो हम मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं क्या हम उसको माप सकते हैं, नहीं माप सकते, मापना यानी रिजल्ट के तौर पर। दूसरा एक्सेसिबल, क्या जो हम मार्केटिंग एफर्ट कर रहे हैं, क्या वो ग्राहक तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, क्या वो उनकी जो ग्राहकों की जो इच्छाएं हैं क्या वो उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इकोनॉमिकल वायबल, यानी जो हम उत्पाद बाज़ार में बेचने जा रहे हैं क्या उस सेगमेंट के जो ग्राहक हैं क्या उनके पास इतनी इनकम है, क्या वो उसको खरीद पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हमें इकोनॉमिकल वायबल का भी पता होना चाहिए, यानी ग्राहकों की इनकम लेवल का भी पता होना चाहिए, आर्थिक स्थिति का भी पता होना चाहिए, क्या वो उस उत्पाद को खरीदने के लायक हैं या नहीं हैं जो हम उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। फिर लास्ट स्टेबल, आपको पता है कि बाज़ार में हमेशा अनिश्चितताओं का दौर रहता है, तो हमें जब भी हम मार्केट को डिवाइड करते हैं तो हम उपभोक्ताओं की विशेषताओं के आधार पर डिसाइड करते हैं क्या वो बाज़ार तो हम लगाते हैं क्या वो बाज़ार फ्यूचर में स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो मार्केट स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। उससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टारगेट मार्केट सिलेक्शन, कि हम टारगेट मार्केट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे टारगेट मार्केट होती क्या है। टारगेट मार्केट वह मार्केट होती है जो एक रिटेलर ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बाज़ार में बेचता है। इसमें क्या होता है, जो रिटेलर होता है वह जो उसका प्रोडक्ट होता है उसके अनुसार वो बाज़ार को में जो उसके ग्राहक हैं उनको टारगेट करता है। जैसे कोका कोला है, कोका कोला की जो टारगेट मार्केट होती है, कोका कोला के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कौन उपयोग करते हैं, युवा, यानी जो यंग बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करती है, तो उनके टारगेट मार्केट कौन से होते हैं, यंग जनरेशन होती है। तो ऐसा कोई सिंगल बेस्ट वे नहीं है बाज़ार को जिससे आप निर्धारित कर सको कि ये बेस्ट तरीका है जिससे आप अपनी नीतियाँ लागू कर सकें। जब भी आप बाज़ार में नीतियाँ लागू करते हैं तो ये आपके बाज़ार के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके उपभोक्ताओं के आपके उपभोक्ताओं के जो आपने बांटा है उसको मार्केट सेगमेंट के हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से ग्राहकों को अपील कर रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से कुछ पॉइंट जो हमने अभी नहीं डिस्कस करे हैं वो एक एक करके एक बार फिर डिस्कस करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैन्युफैक्चर होता है निर्माता। प्रत्येक निर्माता चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करे, इसके लिए वो नीतियाँ बनाता है उनको बेचने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की मात्रा बेच पाए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमा सके। फिर उसके बाद होता है मार्केट पेनिट्रेशन। मौजूदा मार्केट को कवर करने के लिए जो रिटेलर क्या होते हैं वो स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं कि जो प्रेजेंट मार्केट है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक कैसे पहुंच बना सकते हैं। तो ये जो होते हैं रिटेलर्स ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट है क्रॉस सेलिंग, जो कई बार पूछा जाता है रिटेल स्ट्रैटेजी के अंदर क्रॉस सेलिंग होती क्या है। क्रॉस सेलिंग हम अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपनाते हैं।
क्रॉस सेलिंग में क्या होता है, जब एक विभाग के वस्तु के साथ आप दूसरे विभाग की वस्तु साथ में बेचते हैं तो उस चीज़ को क्रॉस सेलिंग कहते हैं। यानी एक डिपार्टमेंट की वस्तु के साथ दूसरे डिपार्टमेंट की वस्तु जब आप बेचते हो तो उसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं। क्रॉस सेलिंग का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को बेचना। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को हमने पैंट बेची, तो पैंट के साथ हम उसको क्या बेच सकते हैं, बेल्ट, जो कि नेसेसरी होती है पैंट के साथ उपयोग करने के लिए। दूसरे उदाहरण में जैसे हमने जूते के साथ जुराब बेच दी। क्रॉस सेलिंग हम तभी करेंगे जब हमारा पहला उत्पाद बिक गया हो, यानी हमारा पहला प्रोडक्ट बिक चुका हो, उसी के बाद हम क्रॉस सेलिंग के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पहला प्रोडक्ट तो बिका नहीं, आप उससे पहले क्रॉस सेलिंग के लिए चले गए। तो क्रॉस सेलिंग करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब आपका पहला प्रोडक्ट बिक चुका हो उसी के बाद आपको क्रॉस सेलिंग करनी चाहिए। क्रॉस सेलिंग रिटेलिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये ज़्यादातर रिटेल स्टोर्स में अडोप्ट किया जाता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। लास्ट में हमारा आता है समरी। तो इसमें आपने जो स्टडी किया है वो है आपका इंट्रोडक्शन, रिटेलिंग स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं, आपकी मार्केट सेगमेंटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, और टारगेट मार्केट क्या होती है। प्रत्येक रिटेलर, जो सारांश है इस चैप्टर का, प्रत्येक रिटेलर को चाहिए कि वो ग्राहकों के लिए अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट उपलब्ध करवाए, अच्छी क्वांटिटी में दे, अच्छे उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाए और अच्छी नीतियों के तहत ग्राहकों तक उन वस्तुओं को पहुंचाए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हैं उनका लाभ उठा सकें। और जितना रिटेलर्स में आपस में कंपटीशन होगा उतना ही ग्राहकों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्राहकों को नए नए स्कीम्स देखने को मिलेंगे, बाज़ार में नए नए प्रोडक्ट्स ऑफर्स देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक रिटेलर चाहता है कि उसकी जो रिटेल स्ट्रैटेजीज़ हैं वो दूसरे रिटेलर से ज़्यादा अच्छी हो। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था इसमें, लोकेशन मार्केटिंग मिक्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्थान। तो हमने देखा, पढ़ा था उसमें कि थोक विक्रेता क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में सामान देता है एक स्थान पर, और जो स्थान है वो ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर ग्राहक आसानी से आ जा सकें। तो जो रिटेलर होता है, थोक विक्रेता जो होते हैं, जो एक स्थान से वस्तुएं बेच रहे होते हैं, चाहे वो मार्केट के बीच में हो या किसी विशेष स्थान पर हो, परंतु जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, आजकल लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तुएं खरीद रहे हैं, जिसको नॉन स्टोर बोलते हैं, जिसको नॉन स्टोर रिटेलिंग बोलते हैं, जिसमें आपको किसी स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आप वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो हमारा कंक्लूज़न यही है कि प्रत्येक रिटेलर जो स्ट्रैटेजीज अपनाता है उसमें कस्टमर का विशेष ध्यान रखा जाए और कस्टमर को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बेच सकें और रेवेन्यू कमा सकें, जो एक व्यवसाय को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। धन्यवाद।